प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज वर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई के दूसरे कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। छायावादी काव्य धारा के कवियों में चार प्रमुख कवि हैं जिन्हें कवि चतुष्टय की संज्ञा दी जाती हैं, और ये चार कवि है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये इनकी सौंदर्य चेतना की पैनी दृष्टि है और इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रचुर प्रयोग किया है। भारतीय अतीत के इतिहास की कहानियाँ इनकी कृतियों की विषय वस्तु बनी। वर्तमान की व्याख्या अतीत के प्रमाण देकर करना इनका मूल उद्देश्य था। कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी एक महान चिंतक और दार्शनिक भी थे। कामायनी इनके प्रौढ़ चिंतन और दार्शनिकता का उत्कृष्ट उदाहरण। कामायनी जो महाकाव्य उन्होंने लिखा और उस कामायनी में सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई उसका उन्होंने विशद वर्णन किया है। तो कामायनी इनके प्रौढ़ चिंतन और दार्शनिकता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। प्रसाद जी की गीति योजना बड़ी आकर्षक है। इनका कवित्व इनके ऊपर छाया रहा है। इनकी उपन्यासों की भाषा काव्यमय है तो कहानी स्वयं कविता बन जाती। नाटकों में कविता के नाना रूप गीतों के रूप में देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, इनके नाटक प्राय ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं और इन नाटकों में इन्होंने विभिन्न कविता के जो रूप प्रस्तुत किए हैं वो गीतों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। छायावादी कविता जिसमें सौंदर्य चेतना, कल्पना तथा श्रृंगार परक रचनाओं की प्रमुखता थी, वहीं इस युग में भारतीय संस्कृति का मोह भी इस कवि पर बना रहा। जब हम छायावादी काव्य धारा की कविता की बात करते हैं तो प्रमुख विशेषता उभर कर के आती है सौंदर्य चेतना, और ये सौंदर्य चेतना प्रसाद जी के काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा जब हम प्रसाद जी की रचनाओं को देखते हैं तो प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति मोह विशेष रूप से दिखाई देता है और भारतीय संस्कृति और अतीत का जो विशेष वर्णन है वो इनकी रचनाओं में नजर आता है। छायावादी युग विशेष रूप से व्यक्तिक अनुभूति का युग रहा है। अपनी कला के द्वारा कई दृष्टिकोणों से कवियों ने विषय वस्तु का आकलन किया है। छायावादी काव्य धारा के कवियों ने अपनी कला के द्वारा कई दृष्टिकोण से विषय वस्तु का आकलन किया है। प्रसाद जी उनमें से प्रमुख रूप से हैं। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी काव्य रचनाएं हैं। तितली, कंकाल और इरावती इनके उपन्यास है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक तथा आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल
इनके कहानी संग्रह। प्रसाद जी को गीति काव्य में गीति काव्य के क्षेत्र में उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है और हमारे बीए तृतीय वर्ष के इस प्रश्न पत्र में उनकी उनका गीति काव्य से कुछ अंश जो उद्धृत किए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो आंसू प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध गीति काव्य है। आंसू प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध गीति काव्य है। उसमें प्रेम विरह का उच्छ्वासपूर्ण वर्णन है। आंसू जो एक लौकिक प्रेम पर आधारित रचना है, गीति काव्य है, और इस गीति काव्य में प्रेम विरह का उच्छ्वासपूर्ण वर्णन है। उसमें यद्यपि लौकिक प्रेम का ही वर्णन है, फिर भी प्रसाद ने विरह व्यथा का इतना विस्तार स्वरूप दिया है कि हमें उसमें आध्यात्मिक प्रेम के संकेत मिलते हैं। चूंकि आंसू एक लौकिक प्रेम आधारित रचना है, लेकिन प्रसाद जी ने इस आंसू रचना में विरह व्यथा को इतना विशद रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हमें उसमें आध्यात्मिक प्रेम भी दिखाई देता है, आध्यात्मिक प्रेम के संकेत भी मिलते हैं। किंतु आंसू की युक्तियां इतनी मार्मिक और सजीव है कि हमें ये विश्वास करना पड़ता है कि इनका उस तो लौकिक परिणय ही है। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि बीज तो इसका लौकिक प्रेम में ही है। आंसू का जो उस है वो तो लौकिक प्रेम ही है। आंसू एक मुक्तक रचना है, किंतु रचना के प्रत्येक छंद में वर्णित अनुभूतियों में एक कर्मिकता भी दिखाई पड़ती है। कवि के मन में दीर्घ काल से विरह की पीड़ा विद्यमान थी और वह पीड़ा इतनी तीव्र हो उठी कि अनायास ही आंसुओं के रूप में प्रकट हो गई और विरह का सरस तथा मार्मिक चित्रण इस आंसू रचना में दिखाई देता है। पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की मुक्तक रचना आंसू। मुक्तक रचना वह रचना होती है जिसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता है, पदों में उससे पूर्व और उसके बाद वाले पदों से कोई संबंध नहीं रहता है, उसे हम मुक्तक रचना कहते हैं। और ये प्रसाद जी की मुक्तक रचना है। लौकिक प्रेम का ही वर्णन है, लेकिन प्रेम को इतना विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है कि उसमें हमें आध्यात्मिक प्रेम भी देखने को मिलता है। पढ़ते हैं प्रसाद जी की कविता आंसू। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। वाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, नव मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। यहाँ लौकिक प्रेम आधारित मुक्त कविता आंसू। आंसू विरह वेदना का काव्य है और कवि अपनी विरह वेदना का अनुभूति में एक चित्र प्रस्तुत करता है। और चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में
प्रेम स्मृतियों की एक बस्ती का मतलब है एक संसार, एक समाज बस गया है। और वह समाज कैसा है? नक्षत्र इस लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, मानो वे यादें आकाश में फैले हुए असंख्य नक्षत्र और तारों के समान हो, जो कि निरंतर चमकते रहते हो। क्या करें? बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। यहाँ ये कह रहे हैं कवि प्रसाद, कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है, एक ऐसा संसार बस गया है, मानो वे स्मृतियां, मानो वे यादें आकाश में फैले हुए असंख्य नक्षत्र तारों के समान हो, जो कि निरंतर चमकते रहते हो। ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। वास्तव में ये प्रेम वेदना की यादें मेरे हृदय में व्याप्त चिनगारियां हैं। स्फुलिंग का मतलब है चिनगारियां हैं, और इनके ज्वालामयी जलन अर्थात संताप और पीड़ा से मैं सतत रूप से व्यथित रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ। क्या करें? ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। वास्तव में ये प्रेम वेदना की स्मृतियां मेरे हृदय में व्याप्त वे चिनगारियां हैं, और इनके ज्वालामयी जलन अर्थात संताप पीड़ा से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। और कह रहे हैं कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। इस तरह वेदना से दुखी रहने पर भी मेरे हृदय में प्रियजन से महामिलन की एक आशा अभी शेष है। कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। कवि प्रसाद कह रहे हैं वेदना से दुखी रहने पर भी मेरे हृदय में प्रियजन से महामिलन की आशा अभी भी शेष है। विरह वेदना का समन शायद कभी भी हो सकता है, यानी उस प्रियजन से महामिलन के साथ ही मेरी ये विरह वेदना कभी भी शांत हो सकती है, मेरी विरह वेदना समाप्त हो सकती है। पद में जब हम देखते हैं तो उपमा और रूपक अलंकार है। इसके अलावा यहाँ विरह वेदना प्रकट हुई है। लौकिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रेम हमें नजर आता है, और कवि कह रहा है कि वेदना से दुखी रहने पर भी मेरे हृदय में प्रियजन से महामिलन की अभी भी आशा शेष है, और कभी भी उस प्रियजन से महामिलन हो सकता है, और जिससे मेरी ये विरह वेदना शांत हो सकती है। यहाँ प्रियजन प्रियतम भी है, और दूसरा संकेत परमात्मा का भी है। तो लौकिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रेम भी दिखाई देता है, और आध्यात्मिक प्रेम दिखाई देने का कारण प्रेम का विस्तृत वर्णन है, और इस प्रेम के विस्तृत वर्णन से ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लौकिक प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम का भी आभास होता। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। वाड़ ज्वाला सोती थी इस प्रणव सिंधु के तल में, इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। यहाँ कवि प्रसाद कह रहे हैं
कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। मेरे हृदय में विरह की व्यथा ही ज्वाला के रूप में जलती है। मेरे हृदय में विरह की व्यथा ही ज्वाला के रूप में जलती है। वह ज्वाला शीतल इसलिए है कि उसमें मूक वेदना है और प्रेमी जन की मधुर स्मृतियां भी हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। ईंधन होता दृग जल का, और उसमें ईंधन के रूप में आंखों से बहने वाले जो आंसू है, वे आंसू ईंधन के रूप में होते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि ये शीतल इसलिए हैं कि उसमें मूक वेदना है और प्रेमी जन की मधुर स्मृतियां हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। दृग यानी नेत्र, जल यानी पानी, और नेत्रों से बहने वाला पानी यानी आंसू। तो कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में जो विरह की व्यथा ही ज्वाला रूप में जलती है, और इस ज्वाला में आंखों का आंसू जो बहता है वह ईंधन के रूप में कार्य करता है। और इस तरीके से ये जो विरह की व्यथा ज्वाला के रूप में जलती है वह शीतल रूप में है, क्योंकि उसमें मूक वेदना है और प्रेमी जन की मधुर यादें भी उसमें सम्मिलित है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। विरह वेदना में जो लंबी लंबी सांसें चलती रहती है, वही इस ज्वाला को और अधिक उद्दीप्त करती है, और अधिक प्रदीप्त करने वाली है वायु है। और ये सांस हवा निरंतर चलकर वेदना रूपी ज्वाला को सुलगाए रहती। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यह व्यर्थ सांस चल चल कर, कवि कह रहा है, विरह वेदना में जो लंबी लंबी सांसें चलती रहती है, वही उस ज्वाला को और अधिक प्रदीप्त करने वाली हवा है। और सांस रूपी हवा निरंतर चलकर वेदना रूपी ज्वाला को सुलगाए रहती है, उसमें अग्नि लगाए रहती है। वाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में वड़वा अग्नि निरंतर जलती रहती है, वड़वा अग्नि निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी समुद्र में प्रणय सिंधु यानी प्रेम रूपी समुद्र में, उसी प्रकार प्रेम रूपी समुद्र के तल में विरह व्यथा रूपी ज्वाला जलती रहती है। वाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के जल में, प्रणय सिंधु के तल में। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में वड़वा अग्नि निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी समुद्र के तल में विरह व्यथा रूपी ज्वाला सतत रूप से जलती रहती है। आगे वह कह रहे हैं, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, प्रेमी जन के रूप के जल में मछलियों की तरह मेरी आंखें सदा प्यासी एवं व्याकुल बनी रहती। कहने का अर्थ यह है कि जल में रहकर भी मछलियां प्यासी रहे तो ये व्यथाकारी ही माना जाता है। उसी प्रकार प्रेमी जन की रूप स्मृति में उसके दर्शनों के लिए आंखें प्यासी रहती है। पद को हम देखते हैं, शीतल ज्वाला जलती है। अब ज्वाला जो अग्नि की होती है और उसको कवि ने शीतल कहा है, तो शीतल ज्वाला में विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा सांस और वाड़व ज्वाला मानव व्यापारों का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। कवि ने
यहाँ ये कहा है कि प्रेम रूपी समुद्र में, इस में यहाँ हमें है वो रूपक अलंकार नजर आता है। तो इस तरीके से कवि ने सच्ची प्रेमानुभूति और विरह वेदना की व्यंजना की है। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। वह एक अबोध अकिंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा। कवि यहाँ कहता है कि प्रेम रूपी समुद्र में व्यथा रूपी ज्वाला जलने से उसमें बुलबुले फूटे और आकाश से नक्षत्रों की माला भी बिखर गई। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी। कवि प्रसाद कहते हैं कि प्रेम रूपी समुद्र में व्यथा रूपी ज्वाला जलने से उससे बुलबुले फूटे और आकाश से नक्षत्रों की माला भी बिखर गई। मानो भूमि के नभ मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। मानो भूमि के आकाश रूपी केश पास खुल गए हो तथा धरती का श्रृंगार छिन गया हो और वह लूटी हुई दिखलाई दे रही हो। इस तरह विरह व्यथा के कारण मेरे लिए प्राकृतिक परिवेश भी सूना सा बनता जा रहा है। वह एक अबोध अकिंचन, वह एक अबोध अकिंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा। और इसी में इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। वह एक अबोध अकिंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में इस व्याकुल वेदना के रूप में किसने मेरे सुखों को ललकारा है, किसने मेरे सुखों को ललकारने का साहस किया। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में इस व्याकुल वेदना के रूप में किसने मेरे सुखों को ललकारा है। वह एक अबोध अकिंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा, जिससे मेरा अबोध एवं तुच्छ हृदय एकदम बेशुद्ध हो रहा। वह एक अबोध अकिंचन बेशुद्ध चैतन्य हमारा, जिससे मेरा अबोध एवं तुच्छ हृदय एकदम बेशुद्ध हो रहा है। कहने का ये भाव यह है कि इस तीव्र विरह वेदना से मेरा सारा सुख समाप्त हो रहा है तथा हृदय है वो अत्यधिक व्यथित हो रहा है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भोगी पलकों का लगना। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना पवन में। कवि प्रसाद अपनी मधुर स्मृतियों की यादों को संजोए हुए कहता है कि अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना। प्रियजन की मधुर स्मृति में उससे मिलन की अभिलाषा और तीव्र हो जाती है, मिलने की अभिलाषा बढ़ जाती है। यानी अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। प्रियजन की मधुर स्मृति में उससे मिलने की अभिलाषा और अधिक तीव्र हो जाती है, उत्सुकता मन में उद्वेलित होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे हृदय में सोई हुई व्यथा है वो जाग रही है, सोई हुई व्यथा करवटें बदल करके जाग गई हो और सुख के क्षण सपने बन गई हो। सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना, सुख के क्षण सपने बन गए हो, अर्थात
सुख के क्षण है वो एकदम मिट गए हो। ऐसी अनुभूति होने पर नेत्रों से आंसू निकलते हैं तथा पलकें भीगी जाती हैं। जब लगता है कि सुख के सपने एकदम नष्ट हो गए हैं और जब ऐसी अनुभूति कवि को होती है तो कवि कहता है कि नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं तथा पलकें भीग जाती हैं। इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। इस तरह की असह्य विरह व्यथा के कारण हृदय रूपी कमल भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता। हृदय रूपी कमल भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता है। तब मुख से निकलने वाली दीर्घ निश्वास रूपी पवन में आंसू रूपी पराग गिरकर मिल जाता है। आंसू रूपी पराग गिरकर मिल जाता है। कहने का भाव यह है, कहने का अर्थ यह है कि विरह व्यथा से हृदय अति व्याकुल हो जाता है, हृदय अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, पलकें आंसुओं से गीली हो जाती हैं तथा दीर्घ निश्वास के साथ आंसू बहने लगते हैं और मन में एक दुख भावना पैदा हो जाती है। पद में हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और कुछ जगह पर मानव जैसी भावनाओं का आरोप प्रकृति के पदार्थों में किया गया है। इस कारण मानवीकरण अलंकार भी हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।